नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या ईरानी कुर्द फोर्स के चीफ जनरल इस्माइल कानी मोसाद के एजेंट हैं? क्या हाल में हुई 6 सबसे बड़ी मौतों की साजिश के पीछे जनरल कानी का हाथ है? क्या हिजबुल्लाह के चीफ का ठिकाना जनरल कानी ने ही मोसाद को दिया था? और क्या हमास चीफ की तेहरान के गेस्ट हाउस में ही बम धमाके की मौत की वजह भी जनरल कानी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जनरल कानी फिलहाल तेहरान में हाउस अरेस्ट है और उन पर मोसाद के जासूस होने का शक है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुर्द फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी की बगदाद में ड्रोन अटैक में मौत। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरेजादा की कंप्यूटर गाइडेड मिसाइल से तेहरान में बीच सड़क पर मौत। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने आए हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान के एक गेस्ट हाउस में बम धमाके में मौत। बैरूत के दाहिया इलाके में एक बंकर के अंदर इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत। हसन नसरल्लाह की जगह हिजबुल्लाह के अगले चीफ बनने जा रहे हैं हाशिम सैफुद्दीन की बैरूत में एक बंकर में इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत। ईरान के कुछ और न्यूक्लियर साइंटिस्ट और हिजबुल्लाह और हमास के कुछ और कमांडर को छोड़ दें तो पिछले 4 सालों में हुई इन 6 मौतों ने ईरान को चौंका कर रख दिया है। वजह यह है कि ये 6 की 6 मौतें मामूली नहीं, बल्कि ये वो 6 लोग थे जिनका रूटीन, जिनकी मीटिंग, जिनके ठिकाने, जिनकी मूवमेंट इतने गुप्त रखे जाते थे कि खुद इनके अंदर के बड़े बड़े कमांडर और सरकारी हुक्मरानों तक इनकी खबर नहीं लगती थी। तो फिर सवाल यह है कि आखिर इजरायली सेना या इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इन सब के ठिकानों के बारे में इतनी सटीक जानकारी कहां से मिली? किसने दी? क्या खुद ईरान के अंदर ईरान का कोई गद्दार और मोसाद का कोई बड़ा जासूस है? अगर हां तो वो कौन? यह है ईरान की सबसे एलीट ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुर्द फोर्स ओवरसीज मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी। यह वही इस्माइल कानी जिन्हें 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद कुर्द फोर्स का चीफ बनाया गया था। खबर यह है कि इस वक्त ये तेहरान में नजरबंद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन पर इल्जाम है कि यही ईरान में मोसाद के सबसे बड़े जासूस हैं, यानी ईरान के सबसे बड़े गद्दार और हाल के वक्त में इजराइल के हाथों हुई सभी हाई प्रोफाइल किलिंग के असली मास्टरमाइंड। ईरानी खाड़ी देशों और अमेरिकी मीडिया से जो खबरें आ रही उसके मुताबिक जनरल इस्माइल कानी से तेहरान में ही एक गुप्त ठिकाने पर पिछले हफ्ते भर से पूछताछ हो रही है। ईरानी मीडिया की खबरों के मुताबिक 4 अक्टूबर के बाद से जनरल इस्माइल कानी को सार्वजनिक तौर पर कहीं नहीं देखा गया है, जबकि इस वक्त इजराइल और इजरायली हमलों को लेकर ईरान में सबसे ज्यादा हलचल है। अब सवाल यह है कि इस्माइल कानी पर मोसाद का जासूस होने का शक क्यों कर हुआ? तो इसकी 2 वजह बताई जा रही है। पहली वजह यह है, ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद हैं। इन्होंने अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि ईरान ने मोसाद के जासूसों से लड़ने के लिए जो एक खास यूनिट बनाई थी, खुद उस यूनिट का चीफ मोसाद का एजेंट है। अहमदी नेजाद का इशारा विदेशी ताकतों की जासूसी के लिए बनाए गए
ओवरसीज मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस और उसके चीफ की तरफ थी और इस यूनिट के चीफ कोई और नहीं बल्कि इस्माइल कानी। अहमदी नेजाद ने इंटरव्यू में यह भी कहा था कि चीफ के अलावा यूनिट के कम से कम 20 और लोग मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद के इस बयान ने ईरान में खलबली मचा दी थी। उनके इसी बयान के बाद उन्हें ईरान के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे दिया गया है। यहाँ तक कि इसी साल 19 मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद अहमदी नेजाद राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लड़ नहीं पाए। अहमदी नेजाद के इस बयान के अलावा जो दूसरी वजह है वो है बैरूत में इस्माइल कानी का इसी महीने अचानक गायब हो जाना। दरअसल 28 सितंबर को जब बैरूत में हिजबुल्लाह चीफ की इजरायली एयर स्ट्राइक पे मौत हुई, तब उसके बाद हालात का जायजा लेने के लिए ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खामेनी ने इस्माइल कानी को बैरूत भेजा था। बैरूत में इस्माइल कानी और हिजबुल्लाह के अगले चीफ बनने जा रहे हाशिम सैफुद्दीन के साथ एक मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग में हिजबुल्लाह और ईरान की अगली रणनीति तय होनी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद हाशिम सैफुद्दीन ने इस मीटिंग को बेहद गुप्त रखा था। 4 अक्टूबर की शाम ये मीटिंग बैरूत के दाहिया इलाके में होनी थी। जहां मीटिंग होनी थी उस जगह के बारे में सिर्फ गिनती के लोगों को पता था, लेकिन मोसाद को इस मीटिंग और उसके तय ठिकाने की भी जानकारी मिल चुकी थी। इसी के बाद इजराइल ने 4 अक्टूबर को दाहिया में फिर से एयर स्ट्राइक किया और इस हमले में हाशिम सैफुद्दीन की मौत हो गई। हमला इतना ताकतवर था कि 4 बड़ी इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इस हमले के बाद अगले 2 दिनों तक इस्माइल कानी से ईरान का कोई संपर्क नहीं हो पाया। संपर्क न हो पाने की वजह से ईरान, इजराइल, मिडिल ईस्ट और अमेरिकी मीडिया में ये खबरें चलने लगी कि हमले में हाशिम सैफुद्दीन के साथ साथ जनरल इस्माइल कानी मारे। लेकिन फिर तभी 7 अक्टूबर को अचानक इस्माइल के आने के बाद अभी तक ईरान ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई सफाई नहीं दी। इस्माइल कानी ईरान के मशहद इलाके में पैदा हुए। वो शुरू से ही ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड का हिस्सा रहे। ईरान इराक जंग में कानी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। कानी की सेवा को देखते हुए 1997 में उन्हें कुर्द फोर्स का डिप्टी कमांडर बना दिया गया था। कानी ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी काम किया है। 2020 में कासिम सुलेमानी की बगदाद में मौत के बाद इस्माइल कानी को कुर्द फोर्स का चीफ बनाया गया था। हालांकि कहते हैं कि जो रुतबा या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के साथ जो रिश्ता सुलेमानी का था वो इस्माइल कानी का नहीं। सूत्रों के मुताबिक कानी से पूछताछ के साथ साथ अब उनके पिछले तमाम विदेशी दौर, नेटवर्क, फोन कॉल्स, सोर्सेस और कुर्द फोर्स में उनके खास अफसरों के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। हमास चीफ इस्माइल हानिया इसी साल 31 जुलाई को जब ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने तेहरान आए थे, तब वो तेहरान में जिस बेहद सुरक्षित गेस्ट हाउस में ठहरे थे, उस गेस्ट हाउस की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं इस्माइल कानी के कुर्द फोर्स के हवाले थी। जिस बम धमाके में हानिया मारे गए, वो बम गेस्ट हाउस के कमरे में पहले से ही रखा हुआ था। जाहिर ये काम किसी अंदरूनी का ही था और बिना कुर्द फोर्स के मिलीभगत के ऐसा मुमकिन नहीं था। इस मामले में कुर्द फोर्स और ईरानी इंटेलिजेंस के करीब 22 लोग अब भी हिरासत में हैं और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। चिराग कोठी के साथ मनीषा झा, आज तक। जनरल कानी से पहले जनरल कासिम सुलेमानी ईरानी कुर्द फोर्स के चीफ थे। 2020 में इराक की राजधानी बगदाद में एक ड्रोन अटैक में उनकी मौत हो गई थी। अब इस बात की भी जांच हो रही है कि क्या जनरल सुलेमानी के लोकेशन की जानकारी जनरल कानी ने ही मोसाद को दी थी। इसके अलावा ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत को लेकर भी जनरल कानी की भूमिका की जांच की जा रही है। इस पूछताछ के बाद ही इस्माइल कानी शक के घेरे में आए थे। खबरों के मुताबिक ईरान अब कासिम सुलेमानी की बगदाद में ड्रोन हमले में मौत के पीछे भी कानी के रोल की जांच कर रहा है, क्योंकि सुलेमानी के बगदाद दौरे के बारे में गिने चुने लोगों को पता था। लेबनान में पिछले महीने हुए पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद ईरान इस बात की भी नए सिरे से जांच कर रहा है कि मई में हेलीकॉप्टर हादसे में हुई राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे भी
कहीं पेजर या वॉकी टॉकी बम का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगर 2020 का कोरोना एक साजिश थी और कोरोना वायरस को एक बायो वेपन की तरह इस्तेमाल किया गया था, तो वो इस सदी की सबसे बड़ी साजिश थी। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो फिर यकीन मानिए। 17 सितंबर की दोपहर लेबनान के अलग अलग शहर और सीरिया के कुछ इलाकों में जो कुछ हुआ, वो इस सदी का सबसे बड़ा हमला और सबसे बड़ी और अनोखी साजिश थी। एक ऐसी साजिश जिसमें एक साथ 3000 लोगों के हाथों में एक ऐसा बम थमा दिया गया था, जिन्हें लोगों ने अपनी मर्जी से या तो अपनी जेबों में रखा, कमर में लगा रखा या फिर हाथों में उठा रखा था, पेजर की शक्ल में। इसके बाद जैसे ही दोपहर के 3:30 बजते हैं, अचानक एक साथ उन्हीं 3000 पेजर पर एक मैसेज आता है और इस एक रहस्यमयी मैसेज के साथ ही बीप की आवाज आनी शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही बीप की आवाज खामोश होती है, अचानक धमाका होता है। एक साथ 3000 धमाका। दुनिया में शायद ही इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में, इतने बड़े इलाकों में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर धमाके हुए हों। लेबनान के करीब आधा दर्जन शहर का शायद ही कोई बाजार, दुकान, मॉल, घर, दफ्तर, सड़क, मोहल्ला बचा जहां ये धमाके न हुए, क्योंकि अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों में एक साथ 3000 लोग अनजाने में पेजर की शक्ल में बम लिए घूम रहे थे। उधर लेबनान में ये धमाका होता है, इधर अचानक पूरी दुनिया में हरेक के जहन और जुबान पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम तैरने लगता है। किसी साई-फाई या जासूसी फिल्मों की तरह इतनी सटीक और खतरनाक साजिश मोसाद ही रच सकता था। सीरियल धमाकों की ऐसी साजिश जिसके बारे में 17 सितंबर की दोपहर से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मोबाइल के दौर में कोई पेजर को भी बम बना सकता है। पर यहां सोचने वाली बात यह थी कि साल 2000 के आते आते जिस पेजर को मोबाइल खा चुका था, जो पेजर भूली बिसरी यादें बन चुका था, जिस पेजर का इस्तेमाल दुनिया ने बंद कर दिया था, वही पेजर लेबनान में एक साथ 3000 लोगों के हाथों या जेबों में क्यों था? इसके अलावा ईरान के टॉप साइंटिस्ट मोहसिन फखरेजादा की 2020 में तेहरान में बम धमाके में हुई मौत अब शक के घेरे में है। बेशक फखरेजादा की मौत कंप्यूटर से ऑपरेट किए गए बम धमाके में हुई थी, मगर फखरेजादा चूंकि ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, लिहाजा उनकी मूवमेंट तक बेहद गोपनीय रखी जाती थी। बिना किसी गद्दार के फखरेजादा की मूवमेंट की जानकारी इजरायली को नहीं मिल सकती थी, क्योंकि ये सब कुछ तेहरान के अंदर हुआ था। फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच हालात बेहद खराब चल रहे हैं। ईरान के इजराइल पर मिसाइल दागने के बाद इजराइल ने ईरान पर हमले की धमकी दे रखी है। यहां तक कि वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को भी निशाना बनाने की बात कर रहा है। शनिवार को ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने समेत कई सरकारी दफ्तरों पर साइबर हमले हुए हैं। इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस हमले में जरूरी सूचनाएं भी चुराए जाने का दावा किया गया है। अब ऐसे में अगर ईरान के अंदर ही मोसाद का जासूस घुसा बैठा है, तो ये ईरान के लिए और भी खतरनाक बात है। और ऊपर से अगर वो कुर्द फोर्स का जनरल है, तो फिर खतरे का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। वैसे मोसाद के लिए किसी देश में इतनी ऊंची पोस्ट पर सेंध लगाना कोई नई बात नहीं। मोसाद का एक जासूस तो सीरिया में वहां का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर तक बनते बनते रह गया था। एली कोहेन नाम के मोसाद के इस जासूस का बाद में फांडा फूट गया और उसे सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। चिराग कोठी के साथ मनीषा झा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।